अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारतीय इंतखाबात के 7 में से 3 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और भारतीय पार्लियामेंट की 543 नशिस्तों में से आधी से ज़्यादा नशिस्तों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और 13 मई को बाकायदा भारत चौथे और नतीजा खेज इंतखाबी मरहले में दाखिल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और उनकी इत्तेहादी जमातें 543 की पार्लियामेंट में से 400 नशिस्तें जीतने का दावा कर रही हैं। ओपिनियन पोल्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी बासानी इंतखाबात जीत जाएंगे, लेकिन क्या वो 400 नशिस्तें हासिल कर पाएंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि भारतीय तारीख में सिर्फ एक दफ़ा ही कोई सियासी जमात 400 नशिस्तें हासिल कर सकी है और वो जमात कांग्रेस है, जिसने इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 1984 के इंतखाबात में 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की थी और अब भारतीय जनता पार्टी भी 400 से ज़ायद नशिस्तें जीतने का दावा कर रही है। नरेंद्र मोदी मुसलसल ये इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं कि अवाम उन्हें 400 नशिस्तें जीतने में मदद करे ताकि कांग्रेस कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल ना कर सके और राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद का ताला ना लगा सके। मगर मुसलमान मुखालिफ बयानात और नफरत अंगेजी के बावजूद ये पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए इस कदर भारी तादाद में नशिस्तें जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से एक हरबा अपोजिशन जमातों को टारगेट करना है, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के चंद दिन बाद गिरफ्तार किया गया था और 1.5 महीने से ज़ायद अरसा गिरफ्तार रहने के बाद आज उन्हें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उबूरी जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इंतखाबात के आखिरी मरहले के बाद होने वाली वोटों की गिनती तक जमानत दी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंतखाबात के आखिरी मरहले के अख्तिताम के दूसरे दिन यानी 2 जून को खुद को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है और मजीद कहा है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल को बतौर वजीर आला सरकारी उमूर अंजाम देने की इजाज़त नहीं होगी। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय इलेक्शन से सिर्फ 1 महीने पहले 21 मार्च को शराब की नई एक्साइज पॉलिसी के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था। इस केस में उनसे पहले आम आदमी पार्टी के 2 रहनुमा गिरफ्तार किए जा चुके थे। इस केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली हुकूमत पर इल्ज़ाम था कि उसने दिल्ली एक्साइज की नई पॉलिसी के तहत निजी कंपनियों को शराब के लाइसेंस देते हुए गैर कानूनी फ़ायदे पहुंचाए हैं और बदले में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भारी किकबैक्स हासिल किए हैं। मगर आम आदमी पार्टी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है और मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेन से बाहर रखने के लिए बीजेपी की ईमा पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आज़ाद मुबस्सिरीन की भी राय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी थी, जिसका मकसद आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में नुकसान पहुंचाना था। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त भारत में अपोजिशन के कई रहनुमा या तो गिरफ्तार हैं या उन्हें केसेस का सामना है और उन केसेस का ज़्यादातर ताल्लुक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से। और अपोजिशन का दावा है कि नरेंद्र मोदी भारत के तफ्तीशी इदारों को अपोजिशन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए हैं तब से लेकर अब तक 400 सियासी रहनुमाओं को भारतीय एजेंसीज ने टारगेट किया है और उन सियासतदानों में 90% से ज़्यादा का ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है। मगर भारतीय जनता पार्टी इन केसेस को अपने करप्शन के बयानिए की जीत करार दे रही है, इस हकीकत के बावजूद कि नरेंद्र मोदी के दौर में माली जालसाजी का एक ऐसा केस सामने आया जिसे ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया जा रहा है, सबसे बड़ी जालसाजी करार दिया जा रहा है, जिसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की हेरा फेरी का इल्ज़ाम है। कोई इसे जालसाजी का तो कोई भत्ता वसूली का नाम दे रहा है, तो कोई इसे सरकारी सतह पर टैक्स इवेजन की स्कीम करार दे रहा है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है बल्कि इसमें हज़ारों कंपनियां शामिल हैं और इसमें फ्रॉड का बराह रास्त इल्ज़ाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर लग रहा है। अब से 7 साल पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इलेक्ट्रल बॉन्ड नामी एक स्कीम मुतारिफ करवाई और इसे सियासी जमातों की फंडिंग के लिए कहकर चंदा लेने का जरिया बनाया कि मुल्क से काला धन खत्म करना है, सियासी फंडिंग में एहतसाब और शफाफियत लेकर आनी है। और स्कीम यह थी कि कोई भी कंपनी या फर्द सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का एक बॉन्ड खरीद सकता है और बॉन्ड खरीदने की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई, यानी कोई शख्स या कंपनी जितने भी बॉन्ड चाहे खरीद सकता है और फिर वो इस बॉन्ड को अपनी किसी भी मनपसंद जमात को दे सकता है और फिर वो सियासी जमात बॉन्ड की खरीदारी के सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उसे स्टेट बैंक को फराहम करके वो बॉन्ड कैश करा सकती है और पैसे वसूल कर सकती है। और ऐसा नहीं किया गया तो 15 दिन बाद वो रकम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चली जाएगी और इस बॉन्ड पर ना ही बॉन्ड खरीदने वाले का नाम लिखा होगा और ना ही बॉन्ड कैश कराने वाले की तफसीलात इस पर दर्ज होंगी, यानी पूरा मामला खुफिया रखा जाएगा और सिर्फ उसी सियासी जमात को पता होगा कि उसे चंदा किसने दिया है। लेकिन इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले जब इदारा जाती मुशावरत हुई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपने खदशात का इज़हार किया और मनी लॉन्ड्रिंग इसमें सबसे अहम खदशा था। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अहम कानून साजिया करके इस स्कीम को लॉन्च कर दिया। मगर जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो भारतीय मीडिया के एक सहाफ़ी पूनम अग्रवाल ने हज़ार रुपए के 2 बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद लिए और फिर उन्हें फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। और जब उस बॉन्ड के फॉरेंसिक टेस्ट हुए तो पता चला कि बॉन्ड पर एक खुफिया सीरियल नंबर लिखा हुआ है
जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से नजर आता है, जिसके बाद खुद पूनम अग्रवाल ने तफसीलात बताई और इससे यह बात जाहिर हुई कि हर अलग बॉन्ड पर एक सीक्रेट सीरियल नंबर दर्ज है और यहीं से यह स्कीम एक स्कैंडल में बदल गई और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का यह झूठ पकड़ा गया कि यह स्कीम एक खुफिया स्कीम है और इसमें बॉन्ड खरीदने वाले फर्द या कंपनी की तफसीलात किसी तौर पर मालूम नहीं हो सकती और हुकूमत ये नहीं पता लगा सकती कि किस कंपनी या शख्स ने सियासी जमात को चंदा दिया है। मगर फिर हुकूमत और स्टेट बैंक ने दावा किया कि जो सीक्रेट सीरियल नंबर है वो बस एक सिक्योरिटी फीचर है ताकि जालसाजी से बचा जा सके और इस नंबर को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता, इसलिए इसका किसी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से इसे बॉन्ड खरीदने वाले फर्द या कंपनी और फिर इस बॉन्ड को कैश कराकर चंदा हासिल करने वाली सियासी जमात को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय हुकूमत का यह दावा भी झूठ निकला। भारत के एक रिटायर्ड नेवी अफसर लोकेश भत्रा ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके भारतीय वजारत खजाना को मुतादी दरख्वास्तें भेजी और फिर उन्हें एक ऐसी दस्तावेज़ मिली जिससे इस स्कीम के खुफिया होने का झूठ बेनकाब हो गया। ना सिर्फ झूठ बेनकाब हो गया बल्कि ये बात भी जाहिर हो गई कि हुकूमत यानी भारतीय जनता पार्टी के पास मालूमात होंगी कि कौन सा फर्द या कंपनी कितने के बॉन्ड खरीद रही है और किस पार्टी को चंदा दे रही है, क्योंकि बॉन्ड पर मौजूद सीक्रेट नंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मुख्तलिफ सरकारी दस्तावेजात का जायजा लेते हुए हफ पोस्ट इंडिया ने नवंबर 2019 को एक खबर शाया की जिसके मुताबिक हुकूमती दावों के बरक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड पर मौजूद खुफिया सीरियल नंबर को इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि किसने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस सियासी जमात को बिलाखिर बॉन्ड अतिया किया गया था। दस्तावेजात से पता चलता है कि इन बॉन्ड्स को ट्रैक करने के इस तरीकाकार को भारतीय वजारत खजाना ने मंजूर किया था और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कंट्रोल करने वाले कवायद के मुताबिक अगर जरूरत हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेटा को कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर कर सकता है और उनमें से कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हाल ही में तनकीद की जद में रहे हैं क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने उन पर अपने सियासी आकाओं के कहने पर काम करने का इल्जाम लगाया है। खबर के मुताबिक ये इंकिशाफ, जिसकी तस्दीक हफ पोस्ट इंडिया की तरफ से जायजा ली गई दस्तावेजात करती हैं, साबित करता है कि इंतखाबी बॉन्ड वाकई में किसी अतिया देने वाले को हुकूमत की तरफ से नाम जाहिर ना करने की सहूलत फराहम नहीं करते। दर हकीकत इन अतियात के बारे में अंधेरे में रहने वाले वाहिद लोग हिंदुस्तानी अवाम और अपोजिशन जमाते हैं, क्योंकि जनवरी 2018 में जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार की तरफ से पेश करदा मालूमात को मजाज बैंक के जरिए खुफिया रखा जाएगा और किसी भी मकसद के लिए किसी भी अथॉरिटी के सामने जाहिर नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि जब किसी मजाज अदालत के जरिए मुतालबा किया जाए या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के जरिए फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। और यहीं से ये सवाल उठा कि अगर बॉन्ड खरीदने वाले की मालूमात और तफसीलात खुफिया थी तो फिर हुकूमत की तरफ से जारी करदा ये नोटिफिकेशन कैसे काम करता जिसमें वो तफसीलात कानून नाफिज करने वाले इदारों या कोर्ट ऑफ लॉ को फराहम की जा सकती थी। यहीं से ये वाज़ेह हो गया कि भारतीय तफ्तीशकार CBI और ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अगर चाहें तो वो कभी भी ये पता लगा सकते थे कि कौन सी कंपनी किस सियासी जमात को चंदा फराहम कर रही है। यानी अब तक की तफसीलात से 3 चीज़ें वाज़ेह हुई कि इस स्कीम के हवाले से भारतीय अवाम को ये पता नहीं चलता कि कौन किसको चंदा दे रहा है और कितना दे रहा है। अपोजिशन जमातों को सिर्फ ये पता होता कि उन्हें कौन चंदा दे रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में है उसको सब पता होता कि कौन सी कंपनी किसको चंदा दे रही है और कितना दे रही है, अपोजिशन जमातों को कौन और कितना चंदा दे रहा है। और यही चीज़ मोदी हुकूमत के लिए एक हथियार बन गई। मगर ये कितना बड़ा स्कैंडल है ये उस वक्त तक पता नहीं लगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी नहीं करार दिया। 15 फरवरी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों के पेश नज़र इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को गैर कानूनी करार दे दिया और इसे शहरियों के राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ करार दे दिया और कहा कि शहरियों को ये हक हासिल है कि वो जान सकें कि कौन किस सियासी जमात को कितना चंदा दे रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि इस स्कीम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कंपनियों की सियासी अमल में असरअंदाज होने की सलाहियत अफराद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है और कंपनियों की तरफ से सियासी जमातों को दिया गया माली ताउन खालिसतन कारोबारी लेन देन है जो बदले में फ़वाइद हासिल करने के इरादे से किया गया है। और इस बुनियाद पर अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हिदायत दी कि वो इस पूरी स्कीम के हवाले से डेटा रिलीज़ करे। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इब्तिदा में काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और कहा कि हमें इस पूरे अमल में 3 महीने लग सकते हैं और हम ये काम इलेक्शन के बाद ही करने की पोजीशन में होंगे। मगर अदालत ने स्टेट बैंक को दोबारा हिदायत दी कि ये डेटा इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाया जाए और फिर 2 दिन के अंदर यानी 12 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह डेटा फराहम कर दिया जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। मगर इसमें भी एक जालसाजी की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लिस्टों में डेटा फराहम किया। एक लिस्ट ये थी कि किन किन कंपनीज और अफराद ने बॉन्ड खरीदे और कितने के खरीदे और दूसरी लिस्ट ये थी कि किन किन सियासी जमातों ने कितनी रकम के बॉन्ड्स को कैश करवाया था। लेकिन मसला ये था
कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड पर मौजूद सीक्रेट नंबर रिलीज नहीं किए थे, जिससे इन दोनों लिस्टों को आपस में जोड़ना मुश्किल हो गया था। यानी ये पता नहीं चल रहा था कि किस कंपनी का कितना पैसा किस सियासी जमात को गया है। और फिर 18 मार्च को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बरहमी का इजहार किया कि सिलेक्टेड डेटा रिलीज किया गया है और ऐसा सिलेक्टिव डेटा रिलीज नहीं किया जा सकता, और 21 मार्च तक सारा डेटा रिलीज किया जाए। और फिर ये डेटा रिलीज किया गया और तमाम डेटा रिलीज होने के बाद ये पता चला कि अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक मजमूई तौर पर 12,000 करोड़ भारतीय रुपए पर मुश्तमिल 22,000 से ज्यादा बॉन्ड्स को कैश करवाया गया था, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा मिले थे। यानी तकरीबन आधी रकम बराह रास्त भारतीय जनता पार्टी को गई थी। और दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की सरबराही में तृणमूल कांग्रेस, जिसको 1600 करोड़ रुपए भारतीय मिले थे। और तीसरे नंबर पर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे 1400 करोड़ भारतीय रुपए मिले थे। बीआरएस नामी पार्टी चौथे नंबर पर थी, जिसे इस मुद्दत के दौरान 1200 करोड़ भारतीय रुपए मिले थे, जबकि पांचवें नंबर पर बीजेडी थी, जिसे 775 करोड़ रुपए मिले थे। मगर सवाल यह है कि इस स्कीम में बुराई क्या थी? कंपनियां तो पहले भी सियासी जमातों को चंदा देती रही हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला टैक्स इवेजन का था। वो कंपनियां जो टैक्स इवेजन की वजह से, यानी टैक्स चोरी की वजह से भारतीय तफ्तीशकारों के रेडार पर थी, उन्होंने इस स्कीम के जरिए सबसे ज्यादा चंदा फराहम किया। 2019 से लेकर 2024 तक जिन 5 कंपनियों ने इस स्कीम के जरिए सबसे ज्यादा चंदा फराहम किया, उनमें से 3 कंपनियों को टैक्स मामलात पर भारतीय तफ्तीशकार एजेंसीज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तहकीकात का सामना था। इन 3 कंपनियों में जिसने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स खरीदकर सियासी जमातों को चंदे के तौर पर दिए और जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स मामला से मुतालिक तहकीकात का सामना था, उनमें सर-ए-फहरिस्त थी फ्यूचर गेमिंग कंपनी, जिसने 1300 करोड़ भारतीय रुपए की मालियत के बॉन्ड्स खरीदे। और इस कंपनी के खिलाफ जुलाई 2019 में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया था, और उस कंपनी ने अपना पहला बॉन्ड अक्टूबर 2020 में खरीदा था, यानी तफ्तीश का आगाज होने के बाद। और भारतीय मीडिया वेबसाइट दी क्विंट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापों के बाद 450 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बीजेपी के बजाय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए खरीदे, जो मगरबी बंगाल की रियासत में हुक्मरान जमात है। और इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि फ्यूचर गेमिंग लॉटरी टिकट का कारोबार करती है, और यह कारोबार मगरबी बंगाल समेत सिर्फ चंद रियासतों में ही कानूनी है। इसी तरह इन 3 कंपनियों में दूसरी सबसे बड़ी डोनर थी, वो थी मेगा इंजीनियरिंग, जिसने 2019 से लेकर 2024 तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। अहम बात यह है कि अक्टूबर 2019 में भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कंपनी पर छापा मारा था, और फिर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने भी कंपनी के खिलाफ अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया था। और उसी साल अप्रैल में ही मेगा इंजीनियरिंग ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, और बाद में मजमूई तौर पर इसने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, और इसने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बीजेपी को चंदे के तौर पर दिए। यूं मेगा इंजीनियरिंग बीजेपी का सबसे बड़ा डोनर था। सिर्फ यही नहीं, अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे, और फिर मई 2023 में इस कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया गया। इसी तरह जो तीसरी कंपनी है वो है वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप ने 376 करोड़ भारतीय रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, और उन्होंने पहली दफा जो बॉन्ड खरीदा था वो अप्रैल 2019 में खरीदा था। मगर आम बात यह है कि 2018 से ही इस ग्रुप के खिलाफ ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वीजा केस में तहकीकात का आगाज कर दिया था, और फिर बाकायदा 2022 में इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का भी आगाज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने 16 अप्रैल 2019 को 39 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, और फिर इस कंपनी ने अगले 4 सालों में 337 भारतीय करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, और उसकी कुल मालियत 376 करोड़ रुपए तक चली गई। और वेदांता ग्रुप ने 376 करोड़ रुपए से 230 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। अब दिलचस्प बात यह है कि इस स्कीम में जो टॉप 5 डोनर्स थे, उनमें से 3 कंपनियों ने सबसे ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मेगा इंजीनियरिंग जो दूसरी सबसे बड़ी डोनर थी, उसने बीजेपी को अपने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स में से 584 करोड़ रुपए दिए। क्विक सप्लाई चेन, जिसके एक डायरेक्टर मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों के भी डायरेक्टर हैं, वो इस स्कीम में तीसरे सबसे बड़े डोनर थे, और उन्होंने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 375 करोड़ रुपए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिए। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी का जो एग्रीगेट प्रॉफिट रहा है वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए रहा है, और उसने अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर बीजेपी को चंदा दिया है, और 25 करोड़ रुपए शिवसेना जैसी जमात को भी दिए हैं, और वेदांता ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी को 230 करोड़ रुपए दिए।
इस पैटर्न को देखकर माहिरीन और मुखालिफिन ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कंपनी से भत्ता वसूली की है, या तो बॉन्ड्स खरीदने के बदले उनके टैक्स के केसेस में नरमी लाने का वादा किया, या तो बराह रास्त उनसे कहा गया कि धंधा करने के लिए चंदा देना पड़ेगा। और भारतीय मीडिया वेबसाइट को इनके मुताबिक सियासी जमातों को चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 14 कंपनियों पर मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों की तरफ से छापे पड़े थे। अब ये तो इस स्कैंडल का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि वो कंपनियां जिनका बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने भी बॉन्ड्स खरीदकर सियासी जमातों को चंदा दिया है। और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें बॉन्ड्स खरीदने के बाद बड़े बड़े ठेके भी दे दिए गए, और इस पैटर्न को माहिरीन और नाकदीन रिश्वत देने का जरिया करार दे रहे हैं। 2018 में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को 853 करोड़ रुपए का ठेका मिला कि वो उत्तराखंड में एक टनल बनाए। इस कंपनी ने अप्रैल 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 55 करोड़ भारतीय रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी को अतिया कर दिया। और फिर 2023 में ये कंपनी जिस टनल पर काम कर रही थी वो टनल गिर गई और काम करने वाले 41 वर्कर्स अंदर फंस गए। इसी तरह दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक जेर तामीर फ्लाईओवर गिर गया था और जो कंपनी उसे बना रही थी वो थी रंजीत बिल्डकॉन। इस कंपनी ने जनवरी और जुलाई 2023 के दरमियान 9 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे और मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे, और फिर रवा साल ही उसे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 109 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। इसी तरह बीजी शिरके नामी कंपनी ने जनवरी 2023 और 2024 के दरमियान 117 भारतीय करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे और उसने ज्यादातर चंदा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को दिया, और गुज़िश्ता साल ही उसे 4,500 करोड़ रुपए का हाउसिंग प्रोजेक्ट का ठेका मिल गया। इस हकीकत के बावजूद कि जून 2022 में इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर एलिवेटर क्रैश करने की वजह से 4 लोग मारे गए थे और कंपनी पर FIR दर्ज कराई गई थी, और इससे पहले भी इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए थे और हलाकतें हुई थी। इस स्कैंडल से मुतालिक आने वाली तफसीलात इतनी हैरानकुन थी कि भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के शौहर और माहिर मईशत प्राकला प्रभाकर ने इसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया, जबकि अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस स्कीम को भत्ता वसूली का कारोबार करार दिया। सिर्फ यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अपने रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने यह बयान दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैंडल है और नरेंद्र मोदी इससे नहीं बच सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिनकी हुकूमत शुरू में इस स्कीम को खुफिया करार देती रही और दावा करती रही कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किस कंपनी या फर्द ने किसको चंदा दिया है ताकि राजदारी बरकरार रहे, उन्होंने तनाज़ात के बाद ये क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की खास बात यही है कि पूरा मनी ट्रेल मौजूद है और सबको पता है कि कितना पैसा किसको मिला है। यानी जैसे नरेंद्र मोदी खुफिया स्कीम कहते रहे, जब ये राज फाश हो गया कि वो खुफिया नहीं है तो इसके खुफिया ना होने का क्रेडिट लेने लगे। यानी भारत के मौजूदा इलेक्शंस पर कारोबारी शख्सियात का एक बड़ा असर मौजूद रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों बल्कि अरबों रुपए चंदे के तौर पर सियासी जमातों को दिए हैं, और मुबसरीन ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में बड़े बड़े स्कैंडल्स की तफसीलात सामने आ सकती हैं। और इस वक्त इंतखाबी मुहिम के मौज़ूआत में कुछ अहम मौजू भी कारोबारी शख्सियात और उनके सियासी जमातों से माली ताल्लुकात हैं। अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम में भारतीय कारोबारी शख्सियात अंबानी और अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते रहे, मगर गैर मामूली तौर पर 2 दिन पहले अचानक नरेंद्र मोदी ने एक इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भारतीय कारोबारी शख्सियात अडानी और अंबानी का नाम आजकल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो उनसे पैसे ले चुके हैं। और राहुल गांधी पर तनकीद करते करते उन्होंने अंबानी और अडानी पर काले धन का भी इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि आपने पहली बार अवामी सतह पर अंबानी और अडानी का नाम लिया है, आप CBI को अंबानी और अडानी के पास भेजें और तहकीकात करवाएं। और इन्हीं तनाज़ात के साथ भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला 1 जून को मुकम्मल होगा और 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। एक ब्रेक और फिर आम खबर आपके सामने रखेंगे। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। एक बुरी खबर सामने आई है, पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया है पहला T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए जो तैयारियां हो रही हैं उसी पर सवाल उठ रहा है। पहले एक कमज़ोर टीम न्यूजीलैंड ने भेजी, उससे पाकिस्तान ने 5 मैचों की सीरीज़ 2-2 से बराबर खेली और अब आयरलैंड से पहला मैच हार गया है। एक हिस्टोरिक विन है आयरलैंड के लिए। पाकिस्तान ने 182 रन बनाए, स्ट्राइक रेट फिर एक क्वेश्चन मार्क रहा, फिर पाकिस्तान इसको दिफा नहीं कर सका। मुकम्मल तौर पर एक कंट्रोल इनिंग खेली आयरलैंड ने, आखिर में मैच फंसा ज़रूर मगर कन्विंसिंग डिफीट पाकिस्तान को हुई है। पाकिस्तान की T20 टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों से पहले आयरलैंड की कमज़ोर टीम से हार गई है आयरलैंड में। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है। सिकू भाई बहुत शुक्रिया। सिकू भाई क्या हो रहा है ये?
बहुत डिसअपॉइंटिंग। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारी जो तैयारियां, देखें, अगर वो ये कहते हैं ना कि हम नए बच्चों को खिला रहे हैं और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो हमने नए बच्चों को खिलाया। हमने कहा था, बाबर ने कहा था मैं तो अपनी पूरी टीम उतारूंगा, और उन्होंने पूरी टीम उतारी। इसमें कोई ऐसा लड़का नहीं जो मिसिंग है सिवाय मोहम्मद आमिर के, वो नहीं खेला। तो बड़ी इतनी मजेदार बात नहीं है पाकिस्तान की, मगर अभी बहुत मैच बाकी हैं। अभी 2 मैच आयरलैंड में है, 5 मैच इंग्लैंड में है, मगर आयरलैंड की टीम निस्बतन इंग्लैंड से बहुत कमजोर है, तो हमें ये मैच आसानी से जीत लेना था। मैं एक सिलेक्शन के ऊपर जरूर बात करूंगा कि हमें एक प्योर स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना था, इब्रार। आज हमने अपने शो में भी ये बात की थी कि इब्रार को इसलिए खिलाना जरूरी है, एक तो थोड़ा सा वो डिफरेंट बॉलर है, लोगों की समझ में नहीं आता, और दूसरा ये कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। हमारे पास कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, इमाद थे और शादाब था। और शिकू भाई, इमाद वसीम ने तो 4 ओवर में 28 रन दिए और जाहिर इकोनॉमिकल रहे, पर शादाब खान ने 4 ओवर में 54 रन खाए हैं, जो कि अगर देखा जाए तो पूरी जो शिकस्त है वो शादाब खान के जो 4 ओवर हैं। बाकी कोई बॉलर इतना एक्सपेंसिव नहीं रहा है जितने शादाब खान रहे हैं। 13.5 के इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। नहीं, देखें, इमाद ने शुरू के अंदर 2 ओवर के अंदर बहुत हैवी उनको रन पड़े हैं। उनको शुरू के 2 ओवर में 20 रन पड़ गए थे, और उसके बाद उन्होंने बेहतर बॉल किए, मगर शादाब को बहुत ठीक ठाक पिटाई हो गई है। उनको 54 रन जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शाहीन ने अच्छा ओवर किया, 18वां ओवर उनका बड़ा अच्छा था, मगर आखिर में जो चौका लगा उससे थोड़ा सा इश्यू आ गया उनसे। अदरवाइज मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो हमारे पाकिस्तान सीमर्स हैं, जब वो पाकिस्तान में खेल रहे थे, PSL खेल रहे थे, उनका गेंद स्विंग होता था। खासतौर पे नसीम शाह का पड़ के गेंद बाहर निकल रहा था और शाहीन का गेंद अंदर आ रहा था। यहाँ पर जहाँ के कंडीशंस जो है फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं, यहाँ इनका बॉल स्विंग नहीं हुआ है। ये थोड़ी सी अलार्मिंग बात है। इनके हमारे बॉलर्स का अगर गेंद स्विंग नहीं होगा तो हमें पिटाई होगी फिर, इसलिए कि यहाँ पर स्पीड से कोई नहीं डरता, स्विंग से डरते हैं। तो मगर मसला ये है कि कंडीशंस के जी पहला मैच था, क्योंकि पहले पाकिस्तान में मैच खेला, उससे पहले PSL खेला हुआ था, तो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम, उसके आगे हम बुरी तरह स्ट्रगल करते नजर आए। अब ये टीम जिसमें हम अगर अपनी बैटिंग देखें तो आज फाइनली साइम अयूब ने 29 पे 45 बनाया, मगर एक दफ़ा फिर 50 नहीं कर पाए। रिजवान फेल हुए, बाबर आजम ने रन जरूर बनाए 50, बट स्ट्राइक रेट 132। फ़खर जमान तो बहुत ही स्लो खेले 18 पे 20। तो अगर आखिर में इफ्तिखार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी कुछ ना पिक करते तो हम इतने भी रन ना बना पाते। देखिए शाहजेब, मैं हमेशा कहता हूं कि इफ्तिखार जो है, मैं बहुत 2 हफ्ते से, बल्कि दोनों सीरीज से मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि जी आप उसको ऊपर भेजें। आज फिर उन्होंने आजम को, शादाब को उससे ऊपर भेजा। वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है इफ्तिखार, वो कोई रिश्तेदार नहीं है ना, मैं उसको कभी जिंदगी में मिला हूं। मैं तो यहाँ से बैठ के देखता हूँ तो मुझे उसकी बैटिंग में वो क्वालिटी नजर आती है कि वो इनिंग्स को कैरी कर सकता है अगर आप उसको मौका दें। मैं हैरान हूं कि वो उसके ऊपर दूसरे लड़कों को ऊपर भेज देते हैं, मगर उसने फिर भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल रन दे दिए थे। रिस्पेक्टेबल इस लिहाज से कि पाकिस्तान अगर 160 करता तो और भी शर्मिंदगी होती। 180 वाज अ प्रीटी रिस्पेक्टेबल। थोड़ा सा हमें लॉस हुआ है वो रिजवान के रन आउट से हुआ है। रिजवान इतने दिनों से खेले नहीं है, उनकी और साइम की मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मगर अगले मैचों में वो साथ खेलेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। बाबर ने ये काम अच्छा किया कि खुद वन डाउन आए, ये बहुत अच्छा उनका एक फैसला था। मेरे ख्याल से रिजवान को ही ओपन कराना चाहिए साइम के साथ, और बाबर खुद वन डाउन आए, ये अच्छा फैसला है। तो और आजम खान इंटरनेशनल मैचेस में 1 फेलियर आफ्टर अनदर फेलियर, और आज भी 2 बॉल्स 0 रन्स। आजम खान के हवाले से क्या कहिएगा? देखिए, आजम खान को ये पूरे मैच खिला देने चाहिए तीनों, ताकि उनके बारे में पता चल जाए। आज आपने देखा होगा उनको बाउंस के ऊपर उन्होंने आउट किया है। तो अब ये एक ऐसी चीज है कि जो पूरी दुनिया मैचेस देखती है, वो उनका जो डेटा है वो बनाते हैं कि जो लड़का क्या वीकनेस है। तो आज उन्होंने पहला बॉल उसको बाउंस किया, वो उसने डक किया थोड़ा ऐसे करके, और दूसरा फिर बाउंस किया, उसने उसको मारा और वो कैच आउट हो गया। तो अब ये एक ऐसी चीज है कि क्या उसको वो टारगेट करेंगे, और वो हाफ कॉक टाइप ऑफ शॉट अभी आप दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर वो खेला है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी टीमें हैं उन्होंने प्लान ये किया हुआ है, इसलिए कि आजम मारते बड़े जोरदार है, बड़ी अच्छी हार्ड हिटिंग करते हैं, मगर मुझे लग ये रहा है कि उन्होंने प्लान कर लिया कि उनको अब शॉर्ट लेंथ गेम कर सर की तरफ ऊंचा देकर आएंगे, ताकि वो बहुत शुक्रिया सिकू भाई से आप राय सुन रहे थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा फाइनली टेलीकॉम कंपनीज और FBR के दरमियान मामला तय पा गए हैं कि किस तरीके से जो टैक्स नहीं दे रहे हैं और टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। IMF का वक्त आ गया है, मगर क्या किस किस पर नया टैक्स लगने जा रहा है, क्या तनख्वाहदार तबके पर ही मजीद टैक्स लगने जा रहा है, आपके सामने तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद।
रवां हफ्ते सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में सऊदी वफ्द के दौरा पाकिस्तान के बाद IMF का माविन वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। ये वफ्द पाकिस्तान और IMF के दरमियान 24वें IMF प्रोग्राम पर बातचीत करेगा, जबकि IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर अगले हफ्ते तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। अप्रैल में महंगाई की गुज़िश्ता 2 सालों बाद सबसे कम तरीन सतह पर आने के बाद मई में हफ्तावार महंगाई में भी कमी आई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई में 1.39% कमी आई है और SPI के तहत सालाना महंगाई 22.3% पर आ गई है, जबकि CPI के तहत अप्रैल में महंगाई 17.3% रही थी, मगर मई में महंगाई 13 से 15% रहने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रवा हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हफ्तों में महंगाई में मजीद कमी और इस कमी के नतीजे में शराय सूद में कमी की तवक्को जाहिर की थी। यही नहीं, अप्रैल में तरसीलात ज़र के हवाले से स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अप्रैल में 2.8 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। ये तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल अप्रैल में आने वाली तरसीलात ज़र से 28% ज़्यादा हैं। अप्रैल में ज़्यादा तरसीलात ज़र से इस माह करंट अकाउंट के नंबर्स भी बेहतर रहने की तवक्को की जा रही है, जबकि स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक IMF से किस्त मौसूल होने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.14 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 9.1 अरब डॉलर्स हो गए हैं, जबकि मुल्की ज़खायर 14 अरब 45 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ IMF वफ्द के पाकिस्तान आने से पहले ही IMF ने हुकूमत को मुजवज़ा बजट में 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने का कहा है और टैक्स टू GDP 10% करने का कह दिया है, जबकि IMF ने इनकम टैक्स के स्लैब्स को कम करके उन्हें 4 तक महदूद करने का कह दिया है, जिससे तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ सकता है। मगर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बार बार वाजे कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। वजीर खजाना की यकीन दहानियों के बरक्स IMF की जानिब से मुसलसल टैक्स बढ़ाने के मुतालबे की खबरें सामने आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स हदफ पूरा ना करने और टैक्स नेट को बढ़ाने की हुकूमती स्कीम्स मुसलसल नाकामी के बाद IMF टैक्स बढ़ाने के लिए हुकूमत को मजीद सख्त शराइत दे रहा है। FBR ने 30 अप्रैल को टेलीकॉम कंपनीज और PTA को टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दिया था और उन्हें 15 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का कहा था, लेकिन PTA और टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से इस ऑर्डर की कानूनी हैसियत पर सवाल उठने के बाद अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के निफाज के लिए FBR की PTA और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का मकसद साल 2023 के नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने को यकीनी बनाना है। FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। जुमे के दिन 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। FBR इन मुलाकातों में शरीक तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए इस शराकत दारी को जारी रखेंगे। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शबरदीन साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी पिछले दिनों वजीर खजाना से भी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ स्कीमें लाई जा रही हैं, रिटेलर्स के लिए लाई गई ताजी दोस्त स्कीम, वो भी नाकाम हो गई। फिर यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज PTA की तरफ से रेजिस्टेंस है। आपको लग रहा है कहीं भी कोई टैक्स नेट बढ़ने जा रहा है या जो पहले से टैक्स देते हैं उन्हीं पर बोझ बढ़ने जा रहा है? देखिए शाहजेब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए ये जो कोशिशें गवर्नमेंट की जा रही हैं, मैं ख़ास तौर पे सिम की बात करता हूँ, ये मेरे ज़ाती हिसाब से मुस्बित कोशिश है, क्योंकि हमने आज तक अपने टैक्स नादहिंदगान के ऊपर सख्ती नहीं की है। और अब अगर ये सख्त इक़दाम लिए जा रहे हैं तो ऑल्दो इसकी लीगल इशूज़ अपनी जगह पर हैं, सोशल इशूज़ अपनी जगह पर हैं, मगर एज ए फॉर्मर चेयरमैन FBR मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि वो लोग जो NTA नंबर लेके बैठे हैं और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, और ये मेरे हिसाब से दुरुस्त क़दम है। मगर शाहजेब जो बात सबसे अहमियत रखती है वो ये है कि हमारा लास्ट ईयर का बजट 9400 बिलियन रुपीस था। IMF ये कह रहा है कि 1300 आप उसमें नए टैक्स लगाएं और उसके बाद वो अपना इंक्रीज लेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो वो हमें, मुझे लग रहा है कि वो तकरीबन 13,000 या 12,500 का बजट देंगे। मेरी ज़ाती ये मेरा ज़ाती मशवरा है कि हमें 11,500 से ज़्यादा पर एग्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इजाफी बोझ डालेंगे तो फिर हमारी मशीनरी बहुत मुश्किल में हो जाएगी और हमारे पास कोई इमीडिएट रिकवरी का मेजर नहीं है।
अगर हम ये समझते हैं आप कह रहे हैं कि इमीडिएट रिकवरी का है नहीं, तो आपको क्या उम्मीद नहीं है कि ताजिरों से, नए एरियाज से कोई टैक्स इकट्ठा हो पाएगा? क्योंकि 1300 अरब रुपए तो वो इजाफी कह रहे हैं, तो इजाफी आपको लगता है कोई नई एवेन्यूज को ऐसे नजर नहीं आ रहा है आपको कि ताजिरों से या दीगर शोबों से टैक्स इकट्ठा हो जाए? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह सकता हूँ, ताजरों पे अगर आपने टैक्स लगा भी लिया और वो स्कीम कामयाब भी हुई तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा और वो एक ओवर द टाइम आएगा। तो अगर ये समझते हैं कि आपको इमीडिएटली रिटर्न मिलेगा तो ये गलत है। तो मैं जो तीनों शोबे हैं, ताजिर, ज़रूरी आमदनी और रियल इस्टेट, इस पे मैं ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं करता इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो ये हमें बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहिए कि हमारे पास इमीडिएट फ्यूचर में कोई स्पेस नहीं है। सिर्फ स्पेस ये है कि जहाँ पर टैक्स अवॉइड किया जा रहा है या जो टैक्स सिस्टम में नहीं है उनको लाया जाए। अगर ये आप ये समझ रहे हैं कि हम जो आज के सिस्टम में से 1300 रुपये और टैक्स लगा लेंगे तो मेरे हिसाब से वो गलत अंदिया होगा और हमें इस काम में नहीं जाना चाहिए। और IMF के साथ एक नेगोशिएशन बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि वो हमें किस अमाउंट का टारगेट दे रहे हैं। अगर वो हमें 13,000 बिलियन का टारगेट देंगे तो मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ शाहजेब कि हम तमाम अच्छी कोशिशों की वजह के बावजूद अपने सिस्टम में नाकाम हो जाएंगे। मगर शफीर साहब, अब वो अगर उनकी कंडीशन टैक्स टू GDP की होती है कि 10% पर करें तो वो भी तकरीबन 12,500 के आसपास ही होगा अगले साल की GDP के हिसाब से। अब एक 10% की जो शर्त है, एब्सोल्यूट नंबर में ज़्यादा लग रहा है कि इतना बड़ा इंक्रीज चाहिए, मगर टैक्स टू GDP 10% हो, इस पर तो वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं कि हमें 16-17% पे लेके जाना है, फिर कैसे जाएगा? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, 10% होना चाहिए, मगर 9,400 से 12,500 आप करने जा रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रेशर डालेंगे और फिर आप ये करेंगे कि जो ऑलरेडी टैक्स लोग हैं और आपको जो करेक्शन करनी है, जैसे आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ है, सुपर टैक्स को ख़त्म होना है तो वो आप ख़त्म नहीं करेंगे। देखिए, आज आपके पास 10% सुपर टैक्स लगा हुआ है तमाम कंपनियों पर, इसको ख़त्म होना चाहिए था। तो अगर आप 12,500 का बजट लेके चलेंगे तो वो आप गलत टैक्सेस खत्म नहीं कर सकेंगे, कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म नहीं कर सकेंगे। तो आप गवर्नमेंट जो टैक्सेशन सिस्टम के तहत इकोनॉमी को चलाने के मेजर हैं वो आपसे नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 11,500 या 12,000 से ज़्यादा की फिगर किसी हाल में भी हमें कबूल नहीं करनी चाहिए। और IMF वालों को ये बात समझानी चाहिए कि जो वो समझ रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। और हमेशा पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम टैक्सेशन मैटर पे ही नाकाम हुआ है और अगर ये किया गया तो ये फिर उसी तरफ चला जाएगा। और शफीर साहब, ज़ाहिर तनख्वाहदार तबके को अगर पिछले 5-6 साल में देखा जाए तो इन्फ्लेशन के मुताबिक उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, मगर टैक्सेस में इजाफा होने की वजह से उनकी जो टेक होम है सैलरी वो तो कम ही हुई है। अब अगर ये नहीं हो पाता तो, और IMF ज़ाहिर टफ निगोशिएट करेगा, इसी की तवक्को की जा रही है, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि तनख्वाहदार तबके पर ही और बोझ पड़ जाए, स्लैब्स कम हो जाएं, जो हाईएस्ट स्लैब है उसमें 5 लाख की बजाय 3.5 लाख वाली सैलरी वाले चले जाएं? देखिए, मैं इस पे थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ और मैंने ये सजेस्ट किया है कि जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख तक है उनके ऊपर कोई इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, और जिनकी आमदनी सालाना आमदनी 2 या 3 करोड़ से ज़्यादा है उनका टैक्स आप बढ़ाएं, उसमें आपको जगह है। तो सैलरी जो आप कहते हैं कि सैलरी के तबके के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, तो मैं उस बात से एग्री करता हूं, मगर पार्टली एग्री करता हूं। वो हमें बढ़ाना चाहिए, मगर सिर्फ हम अगले वाले स्लैब में बढ़ाएंगे, नीचे वाले स्लैब में नहीं बढ़ाएंगे तो आम आदमी को उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात हमें IMF को समझानी पड़ेगी कि जिन लोगों की तनख्वाह 2 लाख रुपए तक है उनके ऊपर कोई एडिशनल बर्डन नहीं आना चाहिए, और जो 2 लाख से ऊपर हैं उनके ऊपर अगर बर्डन आता है तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।